गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आए हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। हम लोग आए दिन हमारे LLB विधि के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जानिए हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं LLB प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं वीडियो बहुत लाना चाहता था जो लेके आया हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो अधिनियम है संख्या 1 लागू हुआ था 15 मार्च 1872, जो मैं आपके लिए हिंदी में लेके आया हूँ। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साक्ष्य विधि अधिनियम अध्याय 1 चैप्टर 1 प्रारंभिक भाग 1 तथ्यों की सुसंगति, तथ्यों को सुसंगत करना। धारा 1 से 4। आज जिन्हें पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल आपको मिल जाएगा। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। उद्देशिका: साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः इतर द्वारा ये निम्नलिखित रूप में अधिनियम किया जाता है। धारा 1, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, मगर इससे पहले एग्जैक्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पर नहीं था। मगर एक्ट 34 2019 के बाद में 5th शेड्यूल के अंदर 31 अक्टूबर 2019 के अंदर ये संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ और अब ये साक्ष्य अधिनियम या जो भी IPC CRPC पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होती है। जम्मू कश्मीर पर भी होगी और अन्य क्षेत्र अधिकार वहां पर भी होगी। अधीन संयोजित सेना न्यायालय से भिन्न सेना न्यायालय में आते हैं कोर्ट मार्शल। समस्त कार्यवाही के लागू है, किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को न किसी मध्यस्थ समक्ष कार्यवाही को लागू है और यह 1872 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। 1872 सितंबर के प्रथम दिन को ये एनफोर्सेबल हुई थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैं आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ, भगवत गीता। वाई ओथ इन कोर्ट रूम। हम लोग हमेशा पिक्चर या मूवी में देखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर शपथ खाते हैं, जो मैं कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या ये सच में कोर्ट में ऐसे कसम खाते हैं? तो मैं इसके लिए बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेके आया। उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। कहिए, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया। अरे ऐसा आप बोलिए। ऐसा जो कुछ होता है वो रियल कोर्ट में नहीं होता है। जज साहब, इन्हें ऑर्डर योर ऑनर, कटघरे में खड़ा बड़े बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रहा है ये मुलजिम। आप इस एग्जाम्पल से बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे कि कोर्ट रूम में, रियल कोर्ट रूम में से वो नहीं खाई जाती है। और ये मैं साबित करके रहूंगा। मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर प्रफुल्ल पारेख। मैं हूँ प्रफुल्ल साहब। हाँ, पता है। हाँ तो मिस्टर पारेख, मेरे सवालों का सही जवाब देना। आप वकील हैं? शुरू। धारा 2 के अंदर बताया गया है अधिनियमितों का निरसन। अधिनियम 1938 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निर्सित। धारा 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। धारा 3 क्या है? निर्वचन खंड। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो कि इस व्यक्ति का आशय क्या था, किसी को मारने का था या किसी को चोट पहुंचाने का था। उसका आशय आपको पता होना चाहिए और उस तथ्य की परिस्थितियों के हालातों को देखना जरूरी है कि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी। वह आशय आपको पता होना चाहिए, उसके भावों का पता होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम के अंदर न्यायालय की जो परिभाषा दी गई है, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए
वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं न्यायालय में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा है तथ्य, तथ्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। नंबर 2, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति को खतरनाक है, वो उसका जानलेवा उसको हत्या कर सकता है या ऐसा कोई अपराध कारित कर सकता है, उसका आशय उस व्यक्ति को एक क को मारना है, उसकी हत्या करनी है, ऐसा उसका आशय होना चाहिए। बात करेंगे दृष्टांत, केसेस, इंपोर्टेंट दृष्टांत जो एग्जांपल है यह है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये तथ्य, फैक्ट। नंबर ख, यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य, किसी ने सुना कि राम मोहन की हत्या कर देगा, ये श्याम ने बताया। ग, यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये एक तथ्य है, किसी ने कहा ये चोर है, तो ये किसी मनुष्य ने सुना है, उसके शब्द कहे वो शब्द वह एक फैक्ट है। और एक मरे हुए इंसान के जो अंतिम समय में जो शब्द होते हैं, वो शब्द कहते हैं ना कि जब इंसान मरता है तो उसके वो शब्द सच होते हैं, तो सब भी फैक्ट है, तथ्य है। नंबर ग, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है कि किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाना या उसकी हत्या करने का आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक, उसे मैंने कपट लालच रखता है, इस व्यक्ति के पास सोना है, इस व्यक्ति की हत्या करनी है या उसे धोखा देना है, किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, ये एक तथ्य है, रिलेवेंट एंड फैक्ट्स। नंबर ड, यह है कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, ये एक तथ्य है कि एक व्यक्ति बहुत ही अमीर है, जैसे कि शहर का नामी रईस इंसान, किसी अमुक व्यक्ति की ख्याति, गुडविल, वह भी एक तथ्य है, फैक्ट है। तथ्य के प्रकार, फैक्ट्स, टाइप ऑफ फैक्ट्स। नंबर 1, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये समझना बहुत ही अनिवार्य है। आपको इनको याद करना पड़ेगा और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, कनेक्टेड, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर 2, विवादक तथ्य। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों से संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान, एविडेंस या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनिश्चितत्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती है। प्रख्यान मैंने जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बताना कि उस घटना स्थल पर वो घटना क्या घटित हुई थी, उस समय क्या बात हुई थी, उस बात का प्रख्यान करना, उसकी एविडेंस करवाना, वही उस तथ्य के बारे में उस परिस्थिति को कोर्ट रूम में बताना अभी अधिवक्ता के द्वारा। दोनों अधिवक्ता अपने पक्ष रखते हैं और एविडेंस अपनी प्रस्तुत करते हैं कोर्ट रूम में, जिससे न्यायाधीश को निर्णय देने में मदद मिल सके और एक निर्दोष व्यक्ति की जान बच सके जिसने अपराध नहीं किया है। स्पष्टीकरण, जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य
है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं कि राम रावण को मार रहे हैं, श्री राम रावण का वध कर रहे हैं। इससे आप देख रहे होंगे कि ये आपको क्या दिखाना चाहता हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट दृष्टांत एग्जाम्पल है वह है कि रावण की हत्या का श्री राम अभियुक्त है। उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। यह है कि राम ने रावण की मृत्यु कारित की। यह कि राम का आशय रावण की मृत्यु कारित करने का था। यह कि राम को रावण से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। यह कि रावण की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय राम चित्त विकृति मगर पागल अवस्था के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी पत्नी को रावण चुरा के लंका में लेके गया था। मैं इसको सिर्फ एक दृष्टांत के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, मेरा ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं है। दस्तावेज की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन का प्रयोजन से उपयोग किए जाने के आशय से हो या उपयोग किए जा सके हैं। उनका कुछ रिलेशन तथ्य होना चाहिए, वो उनसे उस केस से रिलेटेड होने चाहिए। लेख दस्तावेज लिखे गए द्वारा मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित फोटोकॉपी शब्द दस्तावेज, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज, धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज जो पुराने जमाने में होते थे, एक पत्थर की शिला पे कुछ लिखा हुआ होता था। उपहासाकन दस्तावेज, इसके बारे में रिलेटेड दस्तावेज जो भी है उन दस्तावेज को दस्तावेज में बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की परिभाषा, एविडेंस। इस परिभाषा को याद करना बहुत ही आसान है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। जो भी जांचाधीन अधिकारी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, वह जहां अपराध कारित हुआ गया है उस अपराधी के द्वारा उसको पूछताछ की जाती है कि तुमने एक अपराध किस लिए किया और तुम्हारे साथ कौन कौन व्यक्ति थे और तुमने वो जिससे हत्या की है वह कहाँ छुपाया है, उसके बारे में उससे पूछताछ की जाती है, उससे अपेक्षा की जाती है और तथ्यों का पता लगाया जाता है कि कौन अपराधी है। इससे निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल सके। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। नंबर 2, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, किसी को व्हाट्सएप से मैसेज किया गया है या फेसबुक से मैसेज किया गया है, वह भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी इसमें शामिल आते हैं। ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005 के तहत। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, साबित और ना साबित जो वर्ड आप किताबों में पढ़ते आपको समझ में नहीं आते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके बारे में मैं प्रशांत आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो ये विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, फैक्ट, या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में से किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुसार पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। जैसे कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है तो दूसरे पक्षकार को यह साबित करना होगा कि उसने ये अपराध कारित किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे।
बर्डन ऑफ प्रूफ उसे साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, क्योंकि कानून भी ये कहता है जब तक अपराध घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा विधि शास्त्र के द्वारा। जब तक उसका अपराध साबित नहीं किया जाता तब तक वह अपराधी नहीं है। लोगों के मन में होगा कि ना साबित क्या होगा। कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अभिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व ही नहीं है। वह हुआ नासाबित। साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया हो और न ना साबित। भारत की जो परिभाषा है, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। राज्य क्षेत्र है वह अभिप्रेत है। पद प्रमाणकर्ता प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सुरक्षित अंकीय चिन्ह उपयोगकर्ता के वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिए गए हैं। आज की वीडियो की अंतिम जो धारा 4 है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा कि उसे सबूत चाहिए। सबूत के बिना कुछ नहीं मिलता। तो सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केस को जीतने के लिए। एविडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पार्ट ऑफ केस। उपधारणा करेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति ने यह अपराध नहीं किया है। उस व्यक्ति को सबूत लाके कोर्ट में पेश करने होंगे, अनिवार्य है, नहीं तो उसे सजा मिल जाएगी। व्यक्ति को अपना पक्ष कोर्ट में रखना पड़ेगा अधिवक्ता द्वारा। निश्चायक सबूत क्या होता है? जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने का प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। उसे मौका नहीं दिया जाएगा कि साक्ष्य पेश किए जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।